अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बलूचिस्तान से है, जहाँ पर आपको मालूम है कि करगाब में जो कि मस्तूम का इलाका है और ये जो ताफ्तान वाला रोड है उसके करीब ये इलाका वाक़या है। यहाँ से गुजर के ये रोड ईरान जो बॉर्डर है उसकी तरफ जाती है। तो यहाँ पर सिट इन चल रहा है गुज़िश्ता 1 हफ्ते से और आज करगाप में एक बाकायदा बड़ी एक रैली का इनेकाद किया गया। उसकी कॉल दी गई थी बलोचिस्तान बलोच इत्यादि कमेटी की तरफ से और उनके रहनुमा जो है डॉक्टर महरंग बलोच उनकी तरफ से खसूसन। तो ये आज रैली वहाँ पे हुई है और महरंग बलोच ने वहाँ पर खिताब भी किया है। लेकिन बेसिकली मसला क्या है? मसला वही है यहाँ के जो एक फैमिली है, सरपारा फैमिली, उसके मुसलसल लोगों को क्या उनके जो मेल हैं, उनकी जो कबीले हैं उसके मुख्तलिफ जो मेल हैं वहाँ वहाँ से 2015 से लोगों को अगवा किया जा रहा है और अब तक करीब करीब 10 लोग इसी एक कबीले के लोग इसी एक खास इलाके करगाब से इनको लापता कर दिया गया था। और इनके नाम भी मैं बता देता हूँ और इनके नाम के साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी तारीखों कौन कौन सन में इनको गायब किया गया है। और फिर हम बात करेंगे कि आज हुआ क्या यहाँ पर। शाह नवाज सरपारा हैं जी, इनको अप्रैल 4 2024 में यहाँ से अगवा किया गया। जहूर सरपारा हैं, मई में 2021 के अंदर इनको अगवा किया। सज्जाद सरपारा हैं, जुलाई 2021। जाकिर अहमद सरपारा अगस्त 30 2021। और फिर इसी तरीके से ताज मोहम्मद सरपारा 19 जुलाई। राशिद अहमद सरपारा इनको दिसंबर 18 2021। और जावेद शम्स हैं अगस्त 31 को इनको 2021 में कैद किया गया। और फिर इसी तरीके से गुलाम फारूक सरपारा हैं, इनको भी 2 जून 2015 को लापता किया गया। जमील अहमद सरपारा हैं, इनको 2015 में जुलाई के महीने में गायब किया गया 25 जुलाई। और फिर इसी तरीके से अब्दुल मालिक सरपारा हैं और ये पहले इस कबीले के फर्द थे जिनको लापता किया गया और इनको लापता किया गया 25 अगस्त 2011 से। तो ये एक खास कबीले को टारगेट किया गया। सारे के सारे बलोच, हालांकि इस साइड पे बहुत ज़्यादा आप अगर जाएंगे तो आपको बलोचों के अलावा और दीगर कबाइल के लोग भी मिलेंगे और दीगर एथनिसिटीज के लोग भी मिलेंगे। तो ये यहाँ पर इनकी फैमिलीज ने बेसिकली आज यहाँ पर जो बल्कि 1 हफ्ते से चल रहा है, इनकी फैमिलीज यहाँ पर सिट इन दिए बैठी हैं। और इस सिट इन का मकसद यही है कि हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि इन लोगों को बाजियाब किया जाए। और कोयटा से कफ्तान हाईवे जो है खसूसन इसको ब्लॉक किया गया है और गुज़िश्ता 7 दिनों से तकरीबन ये ब्लॉक है। और यहाँ पर जो तजारत है वो भी मुअत्तल है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है बहुत ज़्यादा तजारत होती है। और यहाँ से कोयटा से ईरान, ईरान से कोयटा, और यहीं से जो बहुत सारे ज़ायरीन हैं जो कोयटा के रास्ते यहाँ से ताफ्तान और ईरान जाते हैं ज़ियारतों के लिए, और कुछ तो इससे आगे भी जाते हैं। लेकिन एक और बॉर्डर भी है, वो रिंदान का बॉर्डर है, आपको पता है। और वो बॉर्डर गवादर और जीवनी से होकर गुजरता है। वो एक डिफरेंट रूट है, चूँकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है इसलिए मुख्तलिफ बॉर्डर और भी ज़्यादा बॉर्डर, लेकिन ये 2-3 फंक्शनल बॉर्डर हैं। अफगानिस्तान के लिए चमन का बॉर्डर वो भी फंक्शनल है, लेकिन अभी वहाँ पे भी ट्रेड नहीं हो रही लोग। लेकिन इस मसले के इर्द-गिर्द अब हम देख रहे हैं कि जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला था, जिसको हम पहले जिसके बारे में हम शाज़ व नादिर से सुना करते थे, लेकिन वो मसला उस वक़्त भी अपनी जगह पर था। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा इसके हवाले से एक्टिविज़्म और बहुत ज़्यादा इंडिजिनसली इन रूटेड ये एक्टिविज़्म है जिसको भी लीड कर रही हैं। इससे पहले मुख्तलिफ लोग लीड करते रहे हैं। मामा करीर बलोच हैं, उनका नाम डेफिनेटली उनको लेना पड़ता है। उनका नाम एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इस वाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और हम जो मार्च देखा करते थे
7-8 और इससे पहले भी वो मोहम्मद कदीर बलोच और अभी भी वो करते हैं। मार्च तो नहीं कर सकते शायद, लेकिन एक कम से कम सिटिंग्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं क्वेटा या दीगर इलाकों में। लेकिन उस वक्त ये बहुत एक्टिव हुआ करते थे और मेरी इनसे पहली मुलाकात जो हुई थी वो ग़ालिबन 2007-8 में हुई थी। नेशनल प्रेस क्लब जब इन्होंने सिट इन दिया हुआ था और काफ़ी लंबा ये वहाँ से चलकर आए थे क्वेटा और फिर दीगर इलाकों से होते हुए। लेकिन अब यंग क़यादत के हाथ में ये चीज़ें अब आ गई हैं और डेफ़िनेटली अब जो इसको लीड कर रही हैं वो और कोई नहीं, वो डॉक्टर महारंग बलोच हैं। तो उनका आज इनसे खिताब था, इन लोगों से, इन फैमिली से जिनके मैंने नाम पढ़े हैं, इनके लोगों के साथ, और उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने फिर ये मुतालबा भी किया स्टेट से कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और जो बलोच जेनोसाइड हो रहा है, जिसको बलोच जेनोसाइड कहती हैं, वो अब उसमें पैटर्न नज़र आते हैं। अगर वो कहती हैं तो नज़र आ रहा है पैटर्न कि देखें ना, एक कबीले को ख़ास टारगेट किया गया है 2011 से लेकर 15 और फिर उसके बाद अभी तक। ये लोग 2024 में भी एक केस शाहनवाज़ सरपारा का हुआ अप्रैल 4 तारीख को। तो ये लोग, अब इनकी फैमिलीज़ डेफ़िनेटली, अब ये मामला इतना सेंसिटिव है कि अब आप कंसिडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यार इनकी फैमिलीज़ पे क्या गुज़रती होगी। डेफ़िनेटली इतना हम तो सिर्फ़ सोचते हैं तो हमारे तो अ, मैं बयान नहीं कर पाता, लेकिन एक सही बात है, एक बदन के अंदर एक सरासनीगी सी जो है वो हो जाती है और जो रोंगटे हैं वो भी खड़े हो जाते हैं अब। लेकिन डेफ़िनेटली जो तकलीफ़ जिससे और कर्ब से ये फैमिलीज़ गुज़र रही हैं, खुदा करे कि जो स्टेट है और स्टेट को चलाने वाले लोग हैं, इनको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि यार कितना डिफ़िकल्ट ये मामला होता है। और बलूचिस्तान के अंदर तो अ, बकौल ये जो एक्टिविज़्म कर रहे हैं वहाँ पर, ख़ुसूसन बीवाईसी या वॉइस ऑफ मिसिंग बलोच तंज़ीम, उनके मुताबिक ये हज़ारों की तादाद में है। और जो पाकिस्तान ने खुद भी कमीशन बनाया था मिसिंग पर्सन का, उन्होंने भी कहा कि कम से कम उतना नंबर तो एग्री नहीं किया जितना वॉइस ऑफ मिसिंग बलोच पर या फिर बलोच यकजहती कमेटी ने उनको बताया या वो क्लेम करते हैं। लेकिन उन्होंने भी जो क्लेम किया, पाकिस्तानी जो स्टेट कमीशन है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस वाला, उसने भी हज़ारों की तादाद में तो कम से कम एक्सेप्ट किए ही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब आवाज़ बलूचिस्तान से निकल कर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में आन पहुँची है और यहाँ से भी निकल गई है आवाज़। अब आवाज़ बैनुल-अक़वामी दुनिया तक ये पहुँच गई है। तो इस मसले को अब हल स्टेट को करना पड़ेगा और हल के लिए हम तजवीज़ यही करते हैं कि यार डायलॉग कर लें, क्योंकि ये डायलॉग जो है वो इसका वाहिद हल हम इसे समझते हैं। डायलॉग से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी, बजाय इसके कि जो गलतियाँ माज़ी में की गईं, इन लोगों को सप्रेस करने के लिए ऑपरेशंस किए गए। और वल्लाह जो भी इनके इंटरेस्ट हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट की गेम तो डेफ़िनेटली है ही है। तो इस इन इंटरेस्ट को म्यूचुअल बनाया जाए, ना कि यूनिलैटरल बनाया जाए। म्यूचुअल इंटरेस्ट ऐसे बनते हैं कि इसमें जो लोग हैं, अवाम है बलूचिस्तान के, जिनको शुरू से ये ग्रीवांसेस हैं, कि उनको इस सारे प्रोसेस से दूर रखा गया है, इनको इंक्लूड किया जाए। अब टाइम है कि इनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। कैसे इंक्लूड किया जाएगा? इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ। ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी चीज़ें हैं, बड़े पोस्ट्स हैं, उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता बलोच नौजवानों को इंटीग्रेट करें, इनकी फैमिलीज़ को इंटीग्रेट करें। और मैं तो ये कहूँगा कि इन ख़ानदानों को जिनके अ, लोगों को मिसिंग किया गया या फिर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, मार दिए गए, उन लोगों को सबसे पहले तरजीह दी जाए, ताकि उनका जो एक ग्रीवेंस है उसको प्रायोरिटी बेसिस पर स्टेट एड्रेस करे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक कि महारंग बलोच भी यही बात करती हैं, वो भी बड़ी पीसफुल हैं। उनकी जितनी भी अब तक तहरीक रही है, वो उसमें कहीं हमने वायलेंस नहीं देखा। गुस्सा ज़रूर है, गम ज़रूर है, नफ़रत भी कहीं-कहीं नज़र आती है डेफ़िनेटली, और उसकी हिस्ट्री है, उसकी रीज़न है। लेकिन इस नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील किया जा सकता है और आई थिंक यही एक बड़ा और इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इस वक़्त हम खड़े हैं इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा इश्यू जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था, वो भी एक नया कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है और वो कॉन्फ्लिक्ट भी अ, वही डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है इसके अंदर भी। और डेफ़िनेटली जिस किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं वो
हो सकता है कि वो एक किसी ख़ास सूबे को या एक ख़ास स्टेक होल्डर को बेनिफिट करने के लिए लिया जा रहा हो। सिंध के अंदर आज जनाब प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ी एक रैली हुई और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस हवाले से कर रहे थे? वो इस हवाले से कर रहे थे कि जो नया कैनाल सिस्टम और उसके अंदर जो पानी है और ख़ुसूसन उसको टारगेट कर रहे हैं कि जो चोलिस्तान का एरिया है जो कि लाखों आई थिंक वो 66 या 65 लाख एकड़ पर एक फैला हुआ रकबा है। आप समझ लें कि ऑलमोस्ट आधा सिंध या उससे भी शायद ज़्यादा हो सकता है। तो इसको सैराब करने के लिए जो कि बिल्कुल बैरल लैंड है उसको सैराब करने के लिए नया एक कैनाल और उसमें पानी और सिंध का ये खदशा है कि वो पानी सिंध दरिया से दिया जाएगा, जबकि जो अभी जो समरीज आई हैं अब ये मसला काउंसिल ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी में भी जाएगा। तो वहाँ पर उन समरीज के ऊपर शायद उन्होंने क्लेम किया कि नहीं ये सिंध से सतलज से है, जबकि सतलज में तो पानी है ही नहीं। ऑलरेडी जो पानी है वो सारा फ्लड से आता है और वो भी फ्लड तब आते हैं जब एक सीजन होता है। तो इस तरीके से इसको आप सैराब करेंगे, क्योंकि जो हमने प्लान हमारी नज़र से गुजरा है उसके अंदर हमें पता चला है कि इसके दो फेजेस के अंदर जो चोलिस्तान है, चोलिस्तान जो स्मॉलर चोलिस्तान है उसको पहले फेज में पानी दिया जाएगा जो तकरीबन 20 लाख एकड़ है, और फिर 46 लाख एकड़ जो ग्रेटर चोलिस्तान है उसको दूसरे फेज के अंदर पानी दिया जाएगा। और लेकिन चोलिस्तान तो बहुत बड़ा है, वला आलम किस तरीके से इसको ये ग्रीन करेंगे। जब तक पानी नहीं होगा तो तब तक ग्रीन नहीं करेंगे। लेकिन सिंध का खदशा यही है कि ये सारा प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर जो एक ड्यू प्रोसेस था और जो सिंध के ग्रीवांसेस थे, उनके खदशात थे, उनको नहीं सुना गया और यूनिलैटरली शायद डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो बेसिकली ये जो पानी वाला हम देख रहे हैं और चोलिस्तान के हवाले से पंजाब की गवर्नमेंट ने खुसूसन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने मिलकर पंजाब गवर्नमेंट की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज उनके साथ मिलकर ये जो इनिशिएटिव है उसका लॉन्च किया था, जिसे ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव कहते हैं। और उसके नीचे वो ग्रीन एग्री मॉल और फार्म हाउसेस और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाना है। और फिर ये इनका प्लान है कि इसको इस तरीके से सैराब करेंगे। और फिर जिस किस्म की बातों का इरादा किया गया है कि जो एग्रीकल्चर है उस पंजाब को उसका हब बना दिया जाएगा। तो एग्रीकल्चर और भी इलाकों में होती है, सिर्फ पंजाब का हक नहीं है। डेफिनेटली सिंध में बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर का रीजन है, उसको भी पानी की ज़रूरत है। और फिर वो पानी भी चाहिए जो कि डाउन स्ट्रीम कोटरी उसकी भी ख़ास एक मकदार है, तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फीट मिलियन एकड़ फीट समथिंग लाइक दैट। हमें ये यूरो गलत हो सकता है, लेकिन 8 का जो फिगर है वो कम से कम वो ठीक है। तो इतना पानी जो है कम से कम चाहिए ताकि जो समंदर है वो जो ज़मीन है उसको ख़राब ना करे। अगर 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 अदरवाइज़ अगर ये पानी नहीं जो कम से कम मकदार है नहीं जाती कोटड़ी से नीचे, तो फिर हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा ही हैं कि जो खारा पानी समंदर का वो ऊपर चढ़ेगा और फिर ठट्ठा बदीन ये सारी ज़मीनें जो हैं उसको, जैसे रन ऑफ कच्छ का इलाका है वैसा उसमें तब्दील कर देगा। तो फिर वो ज़मीन काबिल काश्त भी नहीं रहेगी और काबिल रिहाइश भी नहीं रहेगी। तो ये सारे मसले मसाइल हैं जी। तो इन इश्यूज़ के ऊपर आई थिंक ये बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि यूनिलैटरली फैसले लिए जाएँ। फैसलों में इंक्लूजन होगा तो लोग एम्पावर होंगे तो उनका ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा, और स्टेट पे जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो मामलात पीस की तरफ जाएँगे। तो हम पीस का और डायलॉग का पैगाम देते हैं। और आई थिंक कि ये पैगाम जो है वो आप सबको अब तक पसंद आ रहा है, उसका फीडबैक हमें मिलता रहता है। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त इसके साथ ही। और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने फीडबैक से आगाह करते रहा करें ताकि हम प्रोग्राम के अंदर मज़ीद बेहतरी ला सकें। अल्लाह ने के बाद।